हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर जैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्ला ख़ान का सलाम कबूल कीजिए। आज आपकी ही बात सुननी है और आपकी ही बात कहनी है, मगर शुरू में एक छोटे से हम जिक्र करते चलें, बल्कि खिराज तहसीन पेश करते चलें उन ऑफिसर्स को जो गुज़िश्ता 2 दिनों में बलूचिस्तान में टेररिस्ट अटैक्स में या सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशंस में शहीद हुए। सबसे पहले जिक्र करेंगे मोहम्मद इदरीस का, जो कि असिस्टेंट पेट्रोलिंग जूनियर पेट्रोलिंग ऑफिसर जिन्होंने कल मोटरवे पुलिस के जिन्होंने कल जो FC मददगार सेंटर के ऊपर जो हमला हुआ था दहशतगर्दों का, और 5 उसमें ख़ुदकुश हमला आवर हलाक किए और वो हमला नाकाम बनाया, तो उसमें ये ख़बर आई है कि वो शहीद हो गए हैं और उसके लिए मोटरवे पुलिस ने एक स्टेटमेंट भी इशू किया है। अच्छा, शहीद भी कैसे हुए थे कि वो गेट पर उनकी ड्यूटी बिल्कुल सिक्योरिटी गार्ड की, तो जब उन्होंने देखा कि दहशतगर्द करीब आ रहे हैं तो उन्होंने झांप लिया कि इनके क्या इरादे हैं, तो वहाँ पर गेट बंद करने की कोशिश की और वहाँ पर ही वही हो गया, वही मोटरवे की स्टेटमेंट में। और उनके जो साथी हैं मोहम्मद आसिफ, जो मोटरवे पुलिस के दूसरे ऑफिसर हैं, वो जख्मी हैं। जी बिल्कुल जी। उनकी आज नमाज जनाजा भी हुई, उनको सरकारी एजाज़ के साथ फिर उनकी बॉडी को ले जाया गया है उनके आबाई गाँव तौसा शरीफ। इससे कबल आपको याद होगा 2 रोज़ पहले बलूचिस्तान में एक बड़ा ऑपरेशन हुआ जिसमें लश्कर झंगवी के सरबराह, जिनको बाद में खबर आई कि वो दाइश के भी सरबराह है, एक ही चीज़ है, बिल्कुल फ्रेंचाइज एक ही है, उसको मारा गया और उसमें कर्नल आबिद शहीद हुए और एंटी टेररिस्ट फोर्स के सनाउल्लाह साहब शहीद हुए। उनके बारे में भी उनको भी सरकारी एजाज़ के साथ जो है उनकी तदफीन हुई और आर्मी चीफ भी गए कोयटा और वहाँ उनकी नमाज जनाजा जो है उसके बाद उन्हें सरकारी एजाज़ के साथ दफन किया गया। तो खिराज तहसीन है इन शहीदों की। आप अलग अलग बात कर रहे हैं जी, मैं कर्नल आबिद की बात कर्नल सोहेल आबिद की तदफीन तो बिहाड़ी में हुई है जी, ठीक है। सनाउल्लाह साहब जो हैं इनका ताल्लुक़ है किली बरात से, कोयटा से, तो इनकी जो नमाज जनाजा है उसमें वज़ीर आला, वज़ीर दाखिला, IG FC और IG बलूचिस्तान पुलिस जो हैं वो शरीक हुए हैं। और ISPR ने जो एक एलामिया जारी किया है उसमें उन्होंने तफसील दी है कि लश्कर झंगवी बलूचिस्तान के जो कमांडर सलमान बादीनी हलाक हुए, उनके साथ 2 दीगर ख़ुदकुश बम्बार जो मारे गए वो अफ़गान शहरी हैं और बादीनी 100 से ज़ायद हलाकतों में, जिनमें मेजॉरिटी हज़ारा कम्युनिटी की है और फिर पुलिस वाले। अच्छा, अब मुझे पता है कॉलिंग डे है, मैं एक मुख्तसर से बात करना चाह रहा हूँ कि आप देखें कि ये पैटर्न है एक्शन और रिटेलिएशन। बिल्कुल ठीक है, जैसे अभी कर्नल सोहेल की बात की, सनाउल्लाह साहब की बात की, लश्कर झंगवी के खिलाफ ऑपरेशन जो एक बार फिर आपको रिन्यू करने पड़े हैं। पहले तो आपने उनकी मेन ऑर्गेनाइजेशन को तोड़ा, फिर स्प्लिंटर सेल्स और अब जो मजीद बेसिस हैं। एकदम उसके बाद आप देखते हैं कि FC मददगार सेंटर पर हमला होता है। आप सैफुल्लाह कुर्द की भी देख लें, आप पूरी टाइमलाइन निकाल लें, जब भी LEJ के खिलाफ एक्शन होता है इमीडिएट रिएक्शन होता है और वो किसी भी जो भी उनको टारगेट मिलता है सिक्योरिटी एजेंट्स की, चाहे वो ट्रैफिक पुलिस भी हो, उस पर हमले करते हैं। LEJ, दैश और जो इस हमले की जो जिम्मेदारी कबूल किया, जहाँ तक मैंने देखा है वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने की है। तो ये एक ट्रायंगुलर नेक्सस। और मुझे सिर्फ उनके बच्चों को देख के, चाहे वो कर्नल सोहेल आबिद के बच्चे हों, सनाउल्लाह जो है एंटी टेररिस्ट फोर्स के उनके हों, या मोहम्मद इदरीस के 2 छोटी बेटियां हों, ज़ाहिर एक बहुत बड़ा सानिया होता है घर वालों पर। तो हमें एज अ नेशन उनको ना सिर्फ ऑनर करना चाहिए बल्कि रियासत की ज़िम्मेदारी है कि वो उनके फैमिली का ख्याल भी रखे और उनको आगे जा कर के, जैसे अब होता है फ़ौज में भी और सिविल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ में भी, कि उनके बच्चों को आगे जा कर के न सिर्फ नौकरी दी जाती है बल्कि फुली कंपनसेट भी किया जाता है। बिल्कुल, मैं एक वीडियो देख रहा था, उसकी ऑडियो क्लियर नहीं है तो हम उसको नहीं चला सकते, कि ये तो है ना जो शहीद हुए हैं, तो जो FC एहलकार ज़ख्मी हुए थे उनको एक मेरे ख्याल FC का कोई आला अफसर मिलने गया था, तो ज़ख्मी हालत में बिस्तर अस्पताल के बिस्तर पर लेटा हुआ था। तो उससे पूछा कि बेटा क्या हाल है तुम्हारा? उसने कहा वतन मेरी माँ है, मैं उसके लिए जान देने के लिए भी तैयार हूँ। मुझे अफसोस अगर एक बात का है कि उन दहशतगर्दों में से एक बच गया। तो फिर वो उसको कहता है कि नहीं जी सारे के सारे मारे गए हैं, तो फिर उसके मुंह पे मुस्कुराहट आती है। तो सलाम है आप लोगों पे, ये हमारे कौमी हीरोज़ हैं, हमें नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान ने
दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ इतनी बड़ी जंग लड़ी है जो हालिया तारीख़ में मेरे ख़्याल में कहीं किसी और मुल्क की फ़ौज और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने इतनी बड़ी और तवील जंग और उस जंग में इतनी प्रोग्रेस हासिल नहीं की है। तो अब कॉलेज चलते हैं। आमिर ख़ान साहब हैं अमेरिका की रियासत कैंसस से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, आप तीनों हज़रात को बहुत बहुत सलाम। जो है आप लोगों को मुबारकबाद। कल का प्रोग्राम जो आप लोगों ने क्वेटा से किया था वो खासा हट के था और बहुत पसंद आया मुझे। शुक्रिया। दो कमेंट या क्वेश्चन है मेरे। एक तो ये कि पाकिस्तान जो है मेरे हिसाब से एक ट्रू डेफिनेशन बन गया है बनाना रिपब्लिक की। वजह ये है कि आपका एक एक्स प्राइम मिनिस्टर कहता है कि ये जो हमने प्रॉक्सीज पाली हुई हैं क्यों पाली हुई हैं और कैसे चल रही हैं, जब और हमारा एक्स इंटीरियर मिनिस्टर कहता है कि नहीं ये सब जो है हमारा पड़ोसी मुल्क करा रहा है। तो एक दो टॉप लेवल की पोजीशन से बैठे हुए लोगों की आपस की बातों में एक बहुत बड़ा तजाद है जो कि इस बात की अक्कासी करता है कि कोई रब्त नहीं है, कोई प्लानिंग। लेकिन इसमें बनाना रिपब्लिक कैसे बन गया? हाँ, क्योंकि दोनों अब एक्स हैं। हेलो, मैं सुना नहीं मैंने। मैं ये कह रहा हूँ कि ये दोनों अब क्योंकि साबिक हैं तो जो हाजिर सर मतलब मेरा सवाल ये था, इनका सवाल वसत साहब का सवाल ये था कि इससे बनाना रिपब्लिक कैसे बनता है। मैं ख्याल बनाना रिपब्लिक की डेफिनेशन पहले से कोई किसी चीज को पूछने वाला नहीं है, किसी की मतलब एक तवाइफुल मुलूकी का सवाल है नहीं। लेकिन ये बनाना रिपब्लिक की डेफिनेशन में तो कुछ और है। बनाना रिपब्लिक का जिस तरह मैं खाली ये डेफिनेशन कर रहे हैं वो एक अलग है। बहरहाल की बात समझ में आ रही है कि क्या हो रहा है यार, क्या हो कोई ये कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। मतलब हम लोग यही सवाल आप पे भी फेंक सकते हैं कि अमेरिका में क्या हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के साथी जो है उनके दफ्तर में कोई टिक नहीं रहा है 2-2 महीने से, वो भी उनके खिलाफ बयानात देते हैं। तो अगर ये बनाना रिपब्लिक हो गई तो वो सुपर बनाना रिपब्लिक है यार। वो चिकीटा बनाना रिपब्लिक है, चिकीटा बनाना पावर तो खैर कोई कंपैरिजन लेकिन हालात तो एक ही तरह है। आपको एक मैं फ्री एडवाइस दे देता हूँ सर। वैसे आप आराम से कैंसस में बैठे हुए हैं, हमारी हेडलाइन ना देखा करें। सिर्फ ब्लड प्रेशर के अलावा और कुछ नहीं पड़ेगा आपका, आपके इल्म में इजाफा नहीं होगा। सिर्फ ब्लड प्रेशर में इजाफा होगा, हो सकता है शुगर में भी। और बहुत अप्रिशिएट आप, शुक्रिया आपने कल के प्रोग्राम को अप्रिशिएट किया। और वो कल का प्रोग्राम मेरे ख्याल में उन नाज़रीन और वहाँ जो मौजूद शुरका थे जो उन्होंने सवालात किए और उनकी जो सोच था ये उसके नाम है कि वह हमारे जो लोगों में इतना शऊर आया है, ख़ुसूसन बलूचिस्तान के लोगों में, वो देखकर हम भी बहुत हैरान हुए। नो डाउट। थैंक यू सो मच। हमजा सलीम साहब हैं फैसलाबाद से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए। सर मैं भी ठीक ठाक। सर कल के प्रोग्राम के लिए आपको बहुत बहुत सलाम, आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया क्वेटा पे। शुक्रिया। और सर ये नवाज शरीफ के बयान पे मैं बीइंग अ स्टूडेंट मास मीडिया में आपसे 2 टर्म सुनने चाह रहा था आप सबसे। तो जिस दिन ये बयान दिया काफ़ी बहुत ज़्यादा बात हो गई। आई थिंक इस पर कोई बात अब करने की ज़रूरत नहीं है। तो बयान उनका आ गया नवाज शरीफ का। अगले दिन हमारे टीवी चैनल पे मैं एक सुन रहा था, हमारे बहुत बड़े साथी थे, वो ये कह रहे थे कि जो हमारे पीएम है शाहिद खान अब्बासी और दूसरे हमारे वज़ीर दिफा खुर्रम दस्तगीर खान, इनके हल्के बहुत ज़्यादा हुब्बुल वतन है। मतलब इनके हल्कों में ना वो बहुत ज़्यादा पेट्रियटिज्म पाया जाता है। तो अगर ये नवाज शरीफ के अगेंस्ट नहीं जाएंगे तो ये डेफिनेटली हार जाएंगे। तो मैं ये समझना चाह रहा था कि ये हल्के कब से मतलब ज्यादा कोई हुबल वतन कोई ज्यादा हो गया कोई कम हो गया, ये पोलराइजेशन भी अब हमारे ये तजियाकार हमें बताएंगे। ठीक है। नहीं हमजा भाई ये फेंकने वाली बात नहीं है। फेंकने वाली बात नहीं, इसलिए कि एक बहुत लोग कहते हैं कि नवाज शरीफ ने एक मास्टर स्ट्रोक प्ले किया है। बिल्कुल किया है, लेकिन क्या अपनी पार्टी के खिलाफ ये मास्टर स्ट्रोक प्ले किया है? अगर आपको याद हो, मैं ख्याल 2 दिन पहले ही मुझसे आप इस पर बात कर रहे थे कि जी जिसको अब जाना है उसको एक रास्ता बहाना मिल गया है। ठीक है, अब पहले वो जाते तो वो लोटे थे, अब जाते हैं तो वो गैरतमंद है और मुहिब्बुल वतन है। अच्छा, ग्रास रूट्स लेवल पर आपको ये फीलिंग मिलेगी, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने जो एक्चुअल इंटरव्यू है या कॉलम है वो तो नहीं पढ़ा, उसके ऊपर जो लिखा हुआ है वो भी नहीं पढ़ा, उसके ऊपर जो लिखे हुए के ऊपर जो तज्जिए हैं वो देखे होंगे। तो परसेप्शन डज प्ले अराउंड पार्ट। तो ये जो जिस एंकर का आप जिक्र कर रहे हैं, अगर आपको इनकी बात पसंद नहीं भी आई, इसका ये मतलब नहीं है कि वो बात फेंकने वाली है। इस पर भी गौर करना चाहिए। और फाइनली
आपका जो सिटिंग वज़ीर आज़म है वो उसको काउंटर करने की कोशिश कर रहा है, आपका जो अपना भाई है वो उसको काउंटर करने की कोशिश कर रहा है। तो जब आप अपने घर वालों को नहीं कन्विंस कर सकते, आप क्या किसी को कन्विंस करोगे? और मुझे तो नहीं समझ दूसरे ये बात जो है ये होनी तो नहीं चाहिए कि जी एक हल्का जो है वोटर्स का ज़्यादा मुहिब वतन है और दूसरा कम मुहिब वतन है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क में इसी तरह ही ग्रेडिंग रही है। 70 साल के अंदर रिवायती तौर पे पंजाब सबसे ज़्यादा मुहिब वतन सूबा गर्दाना गया और बंगाल सबसे कम मुहिब वतन सूबा गर्दाना गया, और उसका नतीजा आपने 71 में देख लिया। छोटे सूबों की हुब्बुल वतनी पे ज़ाहिर शक अक्सर किया जाता है। अब हालात चूँकि बदल गए हैं, हम लोग एक दूसरे से ज़्यादा जुड़ गए हैं कम्युनिकेशन के थ्रू, तो अब कहीं जाके पता चल रहा है कि नहीं, हमारी और उनकी सोच जो है कोई इतनी ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। लेकिन इस कम्युनिकेशन इनकलाब से पहले पंजाब में रहते हुए परसेप्शन ये था कि जी बाकियों को क्या पता कि पाकिस्तानियत क्या होती है, तो उस लिहाज से ये ठीक बात है। और दूसरी बात कि मेरा ख्याल इसमें जो मसला है ना कि हुब्बुल वतनी का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, मेरा ख्याल है कि अगर कंजर्वेटिव या रिएक्शनरी कहते तो वो ज़्यादा फिट रहता है यहाँ पे, क्योंकि तमाम पाकिस्तानी बहरहाल वही मेरे ख्याल यार वही जैसे अलाउड वाला है ना, तो यहाँ पे हुब्बुल वतनी वाला है। तो सारी चीज़ों का दारोमदार एक लफ्ज़ पे ही होता है हमेशा। अच्छा, अब्दुल रज़ाक साहब हैं कराची से, अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल रज़ाक साहब की लाइन कट गई है। ऐसे मुस्तफ़ा साहब हैं कराची से, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है आपके? बस आपकी दुआएं चाहिए। मिल गई सर। जिंदा हूँ इस तरह के जो मैं जिंदगी नहीं। अच्छा जी, बात ये है कि पहले तो आपको रमजान की मुबारकबाद। आपको भी बहुत मुबारक जी। मुझे जरा कहना ये था कि ये जो शहादतें हो रही हैं जी, उनके बच्चों को देखिए, जिंदगी भर वो बच्चे अपने बाप के लिए, अपने बाप की मोहब्बत के लिए तरसेंगे, लेकिन फिर भी इनके वालिदैन यानी जो शहीद हैं उनके वालिदैन ये कहते हैं कि मेरा एक अगर बेटा है तो कोई बात नहीं, 10 होते तो 10 भी पाकिस्तान के लिए कुर्बान कर देता। लेकिन इनको क्या कहा जा रहा है? अलाई मखलूक। नवाज शरीफ को डूब मरना चाहिए, वो हिंदुस्तान के एजेंट बने हुए हैं, मोदी के यार हैं, ट्रम्प के यार हैं, लेकिन ये इसको अल्लाह ताला ऐसी सजा देगा कि ये जिंदगी भर याद करेगा ये नवाज शरीफ। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया इनके। ठीक है, अगला क्या? जो हमजा सलीम साहब के हल्के वाली बात हो रही थी ना जी, फिरोज खान साहब हैं अबू धाबी से, अस्सलाम वालेकुम। हेलो खान साहब। हेलो हेलो। मैं खान साहब का टीवी ऑन है। खान साहब अपना टीवी अगर आप ऑफ कर देंगे तो हमें सुनाई दे जाएगा। खान साहब हेलो। हेलो खान साहब की खांसी की आवाज़ आ रही है। अवैस अली हैं कराची से, अस्सलाम वालेकुम अवैस साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बुतुल्लाह खान साहब, मुबशिर जरी साहब, सरार खोड़ साहब, मैं आप तीनों का बहुत बड़ा फैन हूँ। बहुत मेहरबानी सर, कोई तो हो। और आपको मैं सुनता हूँ और आपकी बातें यकीन की हद तक बहुत उस पर जो है अमल करता हूँ, जो आप सजेशन देते हैं, कुछ भी देते हैं। एक बात तो ये थी। बच के ही रहो सर। दूसरी बात, मुझे आप लोगों से कुछ समझना था, जो मैं बचपन से कुछ सियासी मामलात पे नज़र रखता हूँ अपने जी। मेरी कुछ एज ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी तकलीफ जो मामलात पाकिस्तान के हैं उसको देख के, और ख़ास तौर पे सियासी भी और मजहबी भी जी, कि मजहब के मामले पे हम कुछ नहीं बोल सकते, और अगर कुछ हम ऐसा बोलें कि कुछ उसमें तनकीद हो जो कि जायज़ है, जो कि हम मामला जो देखते हैं मजहबी हो या सियासी हो, तनकीद हो, कोई बर्दाश्त करता नहीं है। बर्दाश्त कितनी हम में कम हो गई है, चले आम पब्लिक में तो ठीक है, लेकिन हमारी जो ये इस्टेब्लिशमेंट है उनका जो मोटिव है, उनका जो बयानिया है, वो भी कुछ ऐसा ही है। वो भी कुछ अपने आगे जो उनका नैरेटिव है उसमें सामने सुनना ही नहीं चाहते। तो आप मुझे बताएं, हम जैसे जो कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, कुछ ऐसा सोचते हैं जो आम लोगों से हटके है, उनके लिए क्या है? मेरा तो ऐसा यकीन करें दम घुटता है बाज़ औक़ात पाकिस्तान में। मैं अभी 2 साल पहले यूके से PGD कंप्लीट करके अपना आया हूँ। ओके।
तो मैं यहाँ पर बिल्कुल ऐसा लगता है मेरा सांस घुट रहा है, मैं कुछ कह नहीं सकता। अपने जो आम लोग हैं मिलने वाले, उनसे भी कुछ नहीं बोल सकता सियासत हाँ। ना मजहब के बारे में। तो सही। क्या करूँ मैं, मेरे जहाज में कहाँ जाए मुझे बताओ। अवैस भाई आप हमारे यहाँ कॉल कर लिया करें जैसे आपने कॉल की है, आपस में बातें कर क्योंकि कम से कम अथार्सिस हुआ, आपने ये बातें की तो कहीं ना कहीं ये बातें पहुँचेंगी, कोई ना कोई और लोग ये बात सुनेंगे। और आपकी बात सही है कि हमारे जो माशरे में मुबाहिसा ज़रूर होना चाहिए कि क्या नैरेटिव होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल में इस दफ़ा जितना खुल के हो रहा है वो हमने माजी में नहीं देखा। वो भी जो, लेकिन वो भी जो हो रहा है ना यार, वो भी काफ़ी एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ व्यूज में हो रहा है। कोई बीच में किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। एक आपको मिलेंगे, मतलब जैसे फर्ज करें कोई लोग शुरू हो जाते हैं कि जी फलाने सियासतदान करप्ट है, हाँ। उसी जुमले में कहते हैं सबको फांसी दे दो, एक्सट्रीम पे चले जाते हैं ना। ये नहीं कि नीचे तहकीकात करें, इनको पकड़े। फिर लोग कहते हैं कि जी आमरीत नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसी सांस में वो फिर सारे जवानों को भी उसी कैटेगरी में डाल देते हैं। तो मेरे भाई लेकिन मायूस ना हो, हिम्मत करें, आपको कोई ना कोई हम ख्याल तो मिल ही जाएगा। मेरी उम्मीद है हमेशा मिल ही जाता है। ब्रेक ले लें ब्रेक, क्या कौन ब्रेक ले लें भाई। वेलकम बैक। कॉलर्स जो है अबू धाबी से हैं रोज़ खान साहब। जी रोज़ साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरी सवाल से एक पहले ज़िम्नी सवाल है कि आप लोग तीनों अगर इक्वल बोले तो हमको ज़्यादा मज़ा आएगा। और दूसरा सर ये कि अपना ज़ैदी साहब का एक पक्का दोस्त है, एक जनरल साहब है, तो कल उन्होंने गद्दारी के जो टप्पे होते हैं उसमें इजाफा करके बोला है कि गद्दार को दो गोली सीने में ठोक दो। तो यार इतने हद तक हम चले गए और ये गद्दार का इसका पैमाना नापने का क्या है। दूसरा सवाल ये जो पहले जितने भी हमारे गद्दार ठहरे थे, अब्दुल वली खान, जाम साकी, जेम्स सैद वगैरह, वो तो सब बाद में साफ निकल आए। तो मेरा सवाल ये है सर कि ये जो दो गोली सीधा साधा सीने में ठोक दे, मतलब ये कैसे पैमाइश कैसे करेंगे इसका। ठीक है मुझसे साहब, ये आपने कहा मुबशिर जैदी के दोस्त हैं। हाँ ये जनरल साहब, ये तो रिकॉर्ड करके प्लीज इसे प्रोमो में डालें। तंज कर रहे हैं सर। नहीं, क्या नाम है उनका? मैंने नहीं सुना। जनरल शुएब जो है, जनरल शुएब अहमद यार। सर आपके भाई को बहुत शौक है ना डिफरेंट चैनल्स पे जाने का, तो वहाँ पे जाते हैं तो फटे हो जाते हैं इनके, फिर ऐसी बातें होती हैं। जनरल अमजद शुएब का भाई साहब ये है कि चूँकि वो हमारे बुजुर्ग हैं, रिटायर हो चुके हैं, दिफाई तज्जियाकार भी हैं, तो शाम को जाहिर है कि नहा धो के वो बैठ जाते हैं और टेलीफोन के सहारे, और फिर 2-3 चैनलों पे जाके जो है एक कथारसिस हो जाता है उनका। मैं उनकी तज्जियात इसी नज़र से देखता हूँ, और इसके अलावा क्या यही है। जहाँ तक ये दो ठोकने वाली जो बात है, मेरी तरफ क्यों इशारा कर रहे हो? मतलब तुम्हें भाई ज़्यादा है ना यार, मैं तो खतरनाक नहीं हूँ, तू ही होगा। ये इसके अंजाम तो हमने देख लिए हैं ना सर। आपने देखा था कि खादिम रिजवी साहब ने कितनी खूबसूरत प्यारी बातें की थी अपने धरने में कि इसका भी सर कलम कर दो, तो इसका गला काट दो। तो फिर आखिरकार किसी ने कहा कि अच्छी बात है, तो उसने बंदूक उठा के एहसन इकबाल पर गोलियां चला दी। तो इसका भी अंजाम बिलाखिर तो वही होगा जो उसका भी होगा। हम बैठे रहेंगे, टिकल चला देंगे। लेकिन तुम्हारी और आपकी बात ठीक है कि तारीख में ये गद्दारी का कार्ड बहुत दफ़ा खेला गया है। मेरे ख्याल में ये नहीं होना चाहिए। पहले भी हमने कॉलर के उसमें कहा था कि तमाम अवाम जो है मुहिब्बे वतन है, मुझे कोई हक़ नहीं है कि मैं आपकी हुब्बुल वतनी या आप मेरी हुब्बुल वतनी। टेक्निकली स्क्रीनिंग कल BBC पे एक अच्छी रिपोर्ट भी आई थी। अच्छा, उमर दराज नंगियाना है ना, उसकी रिपोर्ट थी। उसने SM जफर साहब से पूछा और इसी लेवल के एक और वकील साहब से, भाई साहब पाकिस्तान में लीगली गद्दार कौन होता है? हाइट रीजन आर्टिकल 6 की बात हो रही है। हाँ। उन्होंने कहा कि भाई सिर्फ आइन तोड़ने वाला गद्दार होता है, उसके अलावा अगर कोई हुकूमत के खिलाफ बात करे या पॉलिसी के खिलाफ बात करे तो उस पे जो है आप कोई और इल्जाम तो लगा सकते हो, गद्दार नहीं हो सकता कानूनी तौर। अच्छा, यही बात में मेरी बहस हो रही थी किसी के साथ कल रात, तो वो कहती गद्दारी। मैंने कहा आपने कभी गद्दारी का कानून पढ़ा? ज़ाहिर है किसी ने नहीं पढ़ा। लोग अक्सर जो बात करते हैं कि जी स्टेट सीक्रेट रिवील करना, लेकिन वो आती है ऑफिशियल स्टेट सीक्रेट एक्ट के तहत, वो एक अलग चीज़। अच्छा, कहने के लिए तो आप कुछ भी कह सकते हो ना यार। हमने लोगों को गुस्ताख भी किस चीज़ों पर ट्रीजन सिर्फ आइन पे, ट्रीजन इज फॉर एब्रोगेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पीरियड। आई मीन एक दो और शिक्के भी हैं, लेकिन
हाँ, और मजीद इस पर रोशनी परवेज मुशर्रफ साहब डाल सकते हैं। बेशक और जब जैसे उनकी कमर सही होगी तो वो करेंगे। हाँ बिल्कुल, कमर कस के आएंगे। और कौन है भाई साहब? अच्छा, एक आखिरी सवाल भी इनका था कि आप लोग इक्वली बोला करें तो दोस्त साहब कोटा सिस्टम नहीं चलता हमारे यहाँ यार। हाँ यार, नईम खान खेतरानी साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सर। अल्लाह का शुक्र, आप बताइए। मैं वसतुल्लाह खान साहब से बात करना चाहूँगा। ठीक है सर, हम खामोश हैं। वसतुल्लाह खान साहब की आवाज़ जो है वो मैं प्राइमरी स्कूल में जब होता था तब सबसे छोटा सा था, अपने वाले साहब के साथ भी सुना करते थे। तो आवाज़ सुन के मैं इनकी उम्र का अंदाज़ा लगाने की नाकाम कोशिश करता रहा काफ़ी अर्सा। अच्छा। फिर उन्होंने एक दफ़ा खुद ही जो है वो कुछ बताया, फिर इनको हमने टीवी पे देखा, आज बात हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। और जो इनकी कलम की काट है वो उसका तजर्बा और टीवी का तजर्बा थोड़ा सा डिफरेंट जरूर है। अच्छा, लेकिन फिर भी लकी टू हैव हिम। तो कुछ मजीद फरमाएंगे आप, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं? उम्र का अंदाजा लगा लिया आपने? ये कहना अब तो खैर आपको देख ही लिया है। अच्छा, तो मैं चाह रहा हूँ कि गद्दारी का सर्टिफिकेट हो या फिर मजहब का लेवल हो, ये तो हमेशा लगता है। मियां साहब ने अब जो स्टेटमेंट दिया है, कहने का तो ये है कि 4.5 साल इन्होंने इस स्टेटमेंट के तनाजुर में ही क्या किया है। सही बात। कितना इन्होंने काम किया कि हमारी किसी और मुल्क में इंटरफेरेंस खत्म हो जाए, किसी और मुल्क की हमारे अंदर इंटरफेरेंस खत्म हो जाए। सही कह। हम भी उतना ही दहशतगर्दी का शिकार हो रहे हैं, बेशक, और डेली हो रहे हैं और आज तक हो रहे हैं। तो इसमें कितना उन्होंने मतलब। दूसरी बात यह है कि हम हर वक्त क्यों इतना अपने आप को अनसर्टेनिटी में गैर यकीनी हर मुल्क में 4 साल बाद 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं, तो हमने कभी नहीं सुना कि इलेक्शन से पहले ये रूमर्स वहाँ पे होंगे आए इस दफा इलेक्शन होते भी हैं या नहीं होते, और हमारे यहाँ हर दफा यही होता है। नहीं भाई, क्योंकि हमारी तारीख ऐसी रही है कि लोगों के शकूक व शुबहात बढ़ जाते हैं, लेकिन उम्मीद ही जा सकती है कि अब तो इलेक्शन कमीशन ने ऑलमोस्ट तारीख दे भी दी है। तो अच्छा, उन्होंने अपनी वेबसाइट पे लगा दिया है 31 जुलाई का। वो उन्होंने उसकी बाद में वजाहत कर दी थी। वो वेबसाइट टेस्ट कर रहे थे, कोई नोटिफिकेशन नहीं था, वो सफाई ब्लैंक था, सिर्फ उस पर 31 रखा हुआ था, जो जियो वाले ले उड़े। और उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई साहब क्या मतलब है कि हम तो टेस्ट कर रहे थे, मैं तो ट्राई कर रहा था। आप जो सीरियस ले कोई नोटिफिकेशन देख लिया क्या आपने? ऑनलाइन कौन टेस्ट करता है वैसे सर? हाँ, तो आप ये वो वाली ऑनलाइन है जो 24 घंटे ऑनलाइन दस्तियाब है। आपने भी आपको क्या पता ऑनलाइन का यार? मुझे ब्रेक ले लो। इन्होंने भी 31 जुलाई का बिस्ती हो गई मेरी यार, बिस्ती हो गई, ब्रेक ले लें यार, ब्रेक ले लें। वेलकम बैक जी। और हमारे अगले कॉलर हैं आगा हुसैन साहब लंदन से। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। वालेकुम अस्सलाम। मैं आप तीनों का बहुत बड़ा फैन हूँ एंड आई एम रियली हैप्पी कि मुझे इंग्लैंड में बैठ के एक न्यूट्रल व्यूज मिलते हैं अक्रॉस, मतलब सारे टॉपिक्स के ऊपर जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा होता है। आप लोग हो गए, जावेद नुसरत साहब हो गए, तो हैट्स ऑफ टू यू गाइस, यू गाइस डिड अ ब्रिलियंट जॉब। बहुत शुक्रिया। और मुझे सिर्फ ये कहना था कि as influential media persons that you guys are, exceptional all three of you, actually in Dawn News including Javed Nusrat साहब, तो आप लोग ऐसा क्यों नहीं करते कि जो गद्दारी और गुस्ताखी जो दोनों डेडली लेबल्स हैं इनके खिलाफ कुछ किया जाए, कि सोसाइटी में अवेयरनेस लाई जाए। कोई टॉलरेंस नामी कोई चीज होती है, हमारे यहाँ से बिल्कुल नापैद हो गई है टॉलरेंस। आपके ज़हन में कोई रास्ता है आगा साहब? जो जी बिल्कुल है कि ये अताई किस्म के जो डॉक्टर्स जो मीडिया पे आके जो है बातें करते हैं, कभी क़यामत लाते हैं, कभी हुकूमतें भेजते हैं, इनके ऊपर बैन लगाया जाए प्रॉपर, इन लोगों को आने ही ना दिया जाए। और आप जैसे जो कंपेरेटिव सहाफ़ी जर्नलिस्ट हैं उनको आना चाहिए, जिनके एक इन्फॉर्म्ड और वेल मतलब एजुकेटेड लोग हैं, जिनके एक अच्छे ओपिनियंस होते हैं। तो आप ऐसा करें, पैमरा को एक लेटर भेज दें आगा साहब, हमसे बात करके। लेकिन आगा साहब देखिए, हम अपनी तौर पे तो कोशिश की, मशाल खान जब से शहीद हुआ उससे लेकर के फिर नवंबर में जो धरना हुआ गुज़िश्ता बरस फैज़ाबाद में, हम बारहा ये कहते रहे हैं कि इस माशरे में
अदम बर्दाश्त जो है वो बढ़ रही है, जो कि ख़तरनाक बात है। आप जैसे हम जैसे लोगों को मुसलसल इस पे बात करनी चाहिए, लेकिन बाज़ औक़ात बहुत ख़तरनाक हो जाता है इसके ऊपर बात करना, क्योंकि अब जैसे ज़रार कह रहा था, इमीडिएटली लोग आपको ब्रांड कर देते हैं कि अगर आप उस साइड के नहीं हैं तो आप उस साइड के हैं, हालांकि आप स्याह नहीं हो तो सफ़ेद हो, स्याह नहीं हो तो सफ़ेद हो, और रियलिटी हमेशा ग्रे में होती है। तो ये हम लोगों ने इतनी पोलराइजेशन हो गई है दोनों साइड्स पे, तीनों साइड, चारों साइड्स, अब तो साइड्स भी पता नहीं कितनी हैं, 6 साइड अब तक। हाँ, अब तक 4 ये और 2 ये, बिल्कुल। हाँ, तो इस वजह से बहुत ज़रूरी है आपकी बात के अदम बर्दाश्त के ऊपर बात की जाए और माशरे में कम से कम सवाल करने का या बहस करने का रुझान फ़रोग़ पाए। जहाँ तक आप डॉक्टर्स की बात करें तो मेरे भाई हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा हिट हैं, वो हमसे ज़्यादा सैलरीज देते हैं, और वो हमसे ज़्यादा रेटरिक क्रिएट करते हैं ना बेसिकली। और एक फ्री मार्केट नाम की भी एक चीज़ होती है ना जी। हाँ, आप किसी को मतलब बिला वजह तो नहीं बंद कर सकते ना। आई मीन आई डू बिलीव कि हाँ, जिन लोगों ने मतलब झूठे गुस्ताखी के इल्ज़ाम लगाए उन पर बिल्कुल पाबंदी होनी चाहिए, उन पर पाबंदी क्या, उन पर तो जेल होनी चाहिए फ्रैंकली स्पीकिंग। लेकिन सिंपली अगर आप किसी के व्यू से अग्री नहीं करते तो फिर उस पर बैन तो नहीं होना चाहिए, बिकॉज दैट इज अ डेंजरस थिंग। लेकिन साहब आपसे मैंने पूछना था कि मेगन मार्कल का निकाह पढ़ाया गया अब तक या अभी तक वो चल रहा है? क्योंकि जब मैं घर से निकला था तो सैटरडे को नहीं है, आज नहीं है, आज है यार, आज है। मैं बीबीसी देख रहा था, वो तो लग रहा था कि अगर किसी दुनिया में कहीं एटम बम भी फटता ना तो वो सिर्फ एक टिकर ही बनता नीचे। हाँ। वो तो किसकी जोड़ा ये और खाने में ये और चलो कभी कभी वह भी लगता है कि बरतानवी मीडिया भी हमें अपने खुस्सा कहाँ से सिलवाया प्रिंस ये हो रहा है वहाँ पे भाई। आप क्या बात कर रहे हैं? किसकी शादी? यार ये मेगन मार्कल और कोई उनके प्रिंस की हो रही है सर। वो प्रिंस हैरी नहीं है, प्रिंस हैरी, सॉरी प्रिंस विलियम की, प्रिंस हैरी की गर्लफ्रेंड है मेगन मार्कल, जो कि अमेरिकी एक्ट्रेस थी। अब उन्हें एक्टिंग छोड़ी है, वो वहाँ से शादी कर रही है। तो मेरे ख्याल में कल है या आज निकाह, तो मुझे नहीं पता, मैं आज ही है निकाह, शायद यही होगा। रुखसती भी आज तो चले वो हम भी देखेंगे कि हम मंडे को उस पे जो है नहीं, खुदा हाँ मतलब यार खुदा की बात है, एक शाही शादी है। नहीं ये तो ज़हनी गुलामी तो चले नहीं है। अब्दुल रज़ाक साहब हैं कराची से, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं रज़ाक साहब, कैसे हैं? तीनों हज़रात को मेरी तरफ से सलाम। वालेकुम अस्सलाम। पहले जो आपका सबसे पहले सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ था, मैं पहले भी ऑफलाइन हो गया, बैलेंस खत्म हो गया था, फिर दोबारा डरवाया। अब अंदाजा लगाया कि मैं आपका कितना बड़ा फ्रेंड हूँ। सर आपकी मोहब्बत है, आपकी मोहब्बत, एंड वी रिस्पेक्ट यू अ लॉट। सबसे पहले जब आपने जिक्र किया शहादतों का, तो उनको तो मेरी तरफ से भी खराज तहसीन और खराज अकीदत। वाकई वो जो है शहीद होकर के हम लोग की हिफाजत करते हैं। जो पहला सब्जेक्ट आपने स्टार्ट किया था वहीं से मैं शुरू हो रहा हूँ। और 2 पॉइंट मेरे ऐसे हैं जिसमें मैं आप सब पर अभी चाहूँगा, और आप लोग गाय बगाए उस आवाज़ उठाते भी हैं। नंबर 1, केव इलेक्ट्रिक वालों ने तो हमें बहुत परेशान किया हुआ है जनाब। शहरी और अफ्तार में कसम से बेतहाशा लाइट जाती है। शहरी तो आज हमारी जो है अंधेरे में हुई समझे। और दूसरा तो ये है कि मेरा वो पुराना टॉपिक है कि साहब इतने नोटिस वगैरह ले लिए हैं हमारे मोहतरम जनाब चीफ जस्टिस साहब ने कि हमारी EOBI की जो फाइल है वो बहुत नीचे चली गई है। जी हमने साहब बहुत इम्कान लग रहा था मुझे कि शायद रमजान से पहले ये केस डिसाइड हो जाएगा तो हम भी जरा खुशी के साथ रमजान और ईद मना लेंगे, लेकिन हमने भी रज़ाक साहब बजट यकीन करें, मैं हम लोगों ने बात कर रहे थे पेंशन्स के ऊपर बजट में, तो हमने आपका ख्याल आया तो हमने कहा हम भी देखें कि उस क्या हुआ है। मुझे जरा प्लीज जरा एक दो दफा और रिमाइंड कराइएगा। बिल्कुल सही, पहले कोई मसला हल हो, अब हम तो अल्लाह करे। रज़ाक साहब एक छोटी सी बात थी, अब मुझे याद नहीं है, मैं ख्याल पिछले हफ्ते कॉलर्स डे पे एक और साहब ने कॉल की थी, या शायद रज़ाक साहब 2-3 कॉल्स आई, 2-3 कॉल्स आई थी ना पेंशन के हवाले से। तो एक तजवीज़ दी थी कि आप अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लें मजाक के अलावा। देखिए आप इनफरादी तौर पर कॉल करते हैं, कोई और कॉल करता है, अलग अलग अगर लोग आवाज उठाते हैं ना तो कभी कोई नोटिस नहीं करता, मीडिया भी नोटिस नहीं करता, जो सीधी बात है। आप जब अगली बार जब उस लाइन में लगेंगे और वहां पर सबके साथ ख्वार हो रहे होंगे तो लोगों को साथ अपने मिला लें, तो फिर कुछ प्रेशर बन सकता है। और आई वुड सीरियसली थिंक कि इसको कंसीडर करें आप। और कीप रेजिंग दिस इशू, आपने बहुत हमेशा करते हैं और बहुत अच्छी बात है, कहीं ना कहीं जाती जरूर है ये आवाज़। उबैदुल्लाह साहब हैं कोयटा से। अस्सलाम वालेकुम उबैद साहब। वालेकुम सलाम जनाब। सर कैसे हैं? सर आप तो तीनों काबिल एहतराम
तरक्की, हमारे साथ भाइयों को सलाम कबूल हो। वालेकुम अस्सलाम। मेरे तरफ से आगाज साहब लंदन वाले को सलाम, और अफसोस मुस्तफ़ा कराची वाले पे, जो खिलाई मखलूक के बारे में जो बात होती है वो तो हकीकत है, सब मानते हैं इस बात को, इस पे छुपाना नहीं चाहिए। आप लोग तो टाइम देते हैं, हमें खुशी है। तो एक तो ये अताउल्लाह कासिमी साहब ने पिछले दिन खाना में लिखा था कि 50 साल बाद मुझे एहसास हुआ कि सरफराज अहमद फराज जो है वो सही पाकिस्तानी थे, और फैज साहब सही पाकिस्तानी थे, पाकिस्तान की भलाई चाहते थे। पहले वो उनको जो तो गद्दार लोग कहते थे। तो इसी तरह भी नवाज शरीफ साहब है, वो पाकिस्तान के बिल्कुल खैरख्वाह है, उनका बयानिया बिल्कुल दुरुस्त है। खलाई मखलूक को उस रुकावट नहीं बढ़नी चाहिए। इसके अलावा मंजूर पश्तून जो बात कर रहे हैं वही बात है जो महमूद खान चिकजी कर रहे हैं, वही बात है जो खान अब्दुल खान चिकजी 1973 में शहीद हुए थे। अयूब खान ने उनको 10 साल कैद बमुशक्कत दिया था जमहूरियत के हवाले से। तो एक ही हमारा बात आप तक पहुंचानी है। दूसरा, हमारे पश्तूनों के शनाख्ती कार्ड बहुत ब्लॉक है, इस पे भी तवज्जो देनी चाहिए हमारे हुक्मरानों को। ये तो आप कोयटा है कि हमें आप खुशी है कि आप कोयटा है, हम वेलकम कहते हैं। फिर बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। उबैद भाई, एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊं, मसला यही हो गया है, जब हम ब्रांड करते हैं ना किसी को भी, यही बात बार बार होती है, तो हम अब ब्लैंकेट ब्रांड करना शुरू कर देते हैं। अभी जैसे जाहिर है फ़ौज के जो रोल है ऑपरेशनल, जिस तरह उन्होंने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ी है, वो तो बहरहाल एक सक्सेस स्टोरी है। तो आप उसको अलग रखें, और जो इस्टेब्लिशमेंट का सियासत में रोल है वो एक फ़र्क चीज़ है, दोनों में तफरीक करें। और वो जो इस्टेब्लिशमेंट के रोल को मेरे ख्याल में सभी अब क्रिटिसाइज़ करते हैं और उस पर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि उनकी जो दूसरी सक्सेसेस हैं, कामयाबियां हैं, उनको भी हम अंडरमाइन कर लें या उनको अप्रिशिएट ना करें। तो थोड़ा, और यही बात सियासतदानों पे भी सादिक होती है, जैसे ज़रार ने शुरू में ही कहा कि तमाम सियासतदानों को जो ये कर देना चाहिए, इट्स नॉट लाइक दिस। हर जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं, और जो भी पाकिस्तान के आइन और कानून से मुबर्रा काम करेगा उसके ऊपर बहरहाल तनकीद होगी। आरिफ बशीर साहब हैं अबू धाबी से। अस्सलाम वालेकुम आरिफ साहब। जी अस्सलाम वालेकुम आरिफ साहब। आप लंदन से शायद कॉल कर रहे थे, वो कह रहे थे कि जो मीडिया में कुछ लोग हैं जैसे डॉक्टर साहब या दूसरे, उन पे पाबंदी लगा दी जाए। तो मेरा कहना यह है कि किसी पर भी पाबंदी लगाना उस चीज का हल नहीं है। बिल्कुल, जो भी कुछ भी है, कुछ भी जो भी कह रहा है, कैसे भी कह रहा है, उनको कहने दें, अवाम को फैसला करने दें कि वो किसको समझते हैं, किसको देखते हैं, किसको एप्रिशिएट करते हैं, ताकि लोगों को फैसला करने का मौका मिले। बहुत खूबसूरत बात की है, बहुत अच्छी है। मैं सॉफी से एग्री करता हूं उनके साथ। देखिए, पाबंदी उस वक्त लगनी चाहिए जब आप किसी, या तो आप किसी कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हो और आप किसी की जान को खतरे में ला रहे हो। अफसोस की बात है कि कामकर हैं जिन्होंने ये काम भी किया है और कोई एक्शन नहीं लिया गया। आई थिंक कि सिर्फ इसी सर्कमस्टेंस में किसी पर बैन होना चाहिए, अदरवाइज नहीं होना चाहिए। ब्रेक ले लेते हैं। वेलकम बैक। आबिद महमूद साहब हैं कोयटा से। अस्सलाम वालेकुम। हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। आबिद महमूद हैदराबाद से। आई एम सो सॉरी। जी जी, कोई बात नहीं। आप लोग तीनों हमारे घर में मेहमान होते हैं रोज 11 बजे। बस मुझे जल्दी जल्दी कुछ बातें करनी है। फरमाइए। पहली बात तो ये कि लोग बहुत कंप्लेंट्स करते हैं कि जी पानी नहीं है, बिजली नहीं है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। देखें, सबसे बड़ा मसला हमारा जो है ना वो है आबादी का मसला। हम जो चीज मैनेज करते हैं 2000 लोगों के लिए, फिर कुछ ही दिनों के बाद वहाँ 4000 लोगों की जरूरत पड़ जाती है। सही बात। तो पहले तो हमें कंट्रोल करना पड़ेगा अपनी आबादी, कहीं ना कहीं इसको रोकना पड़ेगा। नंबर 1। नंबर 2, देखें हम लोग बेसिकली हैदराबाद के हैं, कराची थे, मेरी मिसेज डॉक्टर है। हम दोबारा हैदराबाद आए, फिर हमने अपने इलाके में कुछ काम शुरू किए। अब हम अपने इलाके में हमारी अपनी गाड़ियां चलती हैं जो कचरा डोर टू डोर कचरा उठाती हैं। हमारे अपने स्प्रे अच्छे मशीनें हैं जो स्प्रे करती हैं। हमारे अपने लोग हैं जो रोड साफ करते हैं। हमें कोई तकलीफ नहीं है। गवर्नमेंट मदद करती है, ना भी करे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ लोग हैं आपस में पैसे जमा करते हैं, बड़े इलाके को हम साफ करते हैं। सर ये कौन सा इलाका है? आबिद भाई आप अपना नंबर जरूर बताइएगा, हम जरूर इस पे करेंगे क्योंकि कम्युनिटी की ये तो चाहिए होता है। बिल्कुल। तो आबिद भाई ये तो आप करें और हैट्स ऑफ टू यू कि अगर आप ऐसा अच्छा काम कर रहे हैं। मेरे ख्याल में और भी मजीद बात करें। हाँ, इनका नंबर प्रोड्यूसर ले लीजिए। हाँ अच्छा जी, आप फरमा रहे थे। हेलो, चले। सैयद शुजाउद्दीन साहब हैं कोयटा से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी मेरे भाई।
सर 2-3 बातें करनी थी। सबसे पहले तो जिस तरह जरार खोड़ो साहब मुस्कुराते हैं, मैंने कभी वसतुल्लाह खान साहब को मुस्कुराते हुए हाँ वो सर हट के है सर। नंबर 2 बात यह है कि सर मेरे वालिद साहब 1988 में पाकिस्तान पोस्ट से रिटायर हुए। अच्छा। और आज 2018 है, बड़ी मुश्किल से जाकर उनकी पेंशन तकरीबन 24,000 हुई है इस टाइम पर जी। तो इस दौर में आप खुद बताइए कि 24,000 में किस तरह गुजारा हो सकता है। सही कह रहे हैं। और तीसरी और आखिरी बात ये कहूँगा कि हम मुख्तलिफ चैनल देखते हैं, जैसे अगर हम मैं चैनल्स का नाम ले सकता हूँ सर यहाँ? बिल्कुल सर। अगर हम एयरवाइज देखते हैं तो ऐसा लगता है कि पूरा पाकिस्तान ही तहरीक इंसाफ की तरफ है और मुस्लिम लीग नून बिल्कुल एक 2 नंबर पार्टी है। अगर हम जियो को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जियो ही पूरे पाकिस्तान, नून लीग ही पूरे पाकिस्तान में है और नवाज शरीफ से अच्छा। इसका मतलब आजकल आप जियो नहीं देख रहे? हम तो जियो देख रहे हैं। सर वो थोड़े उधर आए हैं। अच्छा कान पकड़ के लाया गया है उनको कि जनाब बैलेंस हो जाएं। जैसे तलत हुसैन साहब हैं, उनके अगर हम ये ट्विटर वगैरह पे भी पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि जनाब बस पूरे मुल्क में एक नवाज शरीफ से अच्छा इंसान कोई नहीं है, बाकी फौज भी बुरी है, इमरान खान भी बुरा है, बाकी भी सब बुरे हैं। तलत हुसैन तो ऐसे नहीं कहते। नहीं, आप लोग तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं, इसीलिए मैंने पहली बार आज ट्राई की, काफी देर तक एंगेज मिलता रहा मुझे जी। देखिए बहुत अच्छी बात है शुजाउद्दीन साहब, आपने बात की, ये बहस होनी चाहिए। और हम हमेशा कहते हैं कि चैनल्स के ऊपर बिल्कुल जब तक तनकीद व्यूअर्स की जानिब से नहीं आएगी हम अपने अपने उसमें रहेंगे, होल में बंद रहेंगे। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हमारे विद इन मीडिया ये बहस होती है कि आप वन साइडेड लाइन लेकर के कैसे चल सकते हैं, क्योंकि मीडिया का ये काम नहीं है। अच्छा, एक और मसला भी है कि जब आप ऐसे करते हैं ना तो फिर आप सहाफत का सहारा भी नहीं ले सकते। हाँ कि जी हम तो सहाफत करेंगे, लोग कहेंगे नहीं चाहिए, सहाफत तो नहीं है ना यार। सही बात है। हाँ, तो आप अपने आप को ही नुकसान देते हैं। मतलब वो इरशाद साहब ने एक दफा कहा था कि इतने तो मिनिस्टर पीटीवी पे नहीं होते जितने जियो पे होते हैं, तो वो जाहिर सी बात है वो मुस्कुराते क्यों नहीं है? हाँ ये सर बता दें कौन से अब्बासी हैं? मुझे देख लिया करो। शहजाद अब्बासी साहब हैं, मुस्कुरा के नाम ले ले, मुस्कुरा के नाम ले ले, हल्की सी मुस्कुराता है जी शहजाद भाई, मोनालिसा वाली। अच्छी आलिए मोनालिसा वाली, ये देखो ये। जी अस्सलाम वालेकुम अब्बासी साहब। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है? ठीक, अल्लाह का शुक्र। हुक्म सर जी, आपको रोज़ा मुबारक हो सर, रमज़ान मुबारक आपको भी मेरे भाई बहुत। सर तो उज़ार खोड़ साहब, मैंने आपसे सवाल करना था छोटा सा सर जी। तो ऐसे है कि देखे ना कि फ़लस्तीन में कितने मसले मसाइल बने हैं, और परसों की बात है कि मैं अखबार पढ़ रहा था छोटा सा, तो वहाँ पे एक बच्चा शहीद था 5-6 साल का, रंगीन पेज पे ना 8 महीने का जी। तो मैंने एक नज़र उधर जा रही थी, एक नज़र उधर, मैं खबर नहीं पढ़ सका था उस बच्चे की वजह से ना, तो मैंने अखबार पढ़नी ही छोड़ दी। चले ठीक है, तो ये रब की रजा है। लेकिन यहाँ पे देख रहा हूँ कि हमारे मीडिया में और सियासतदानों में आपस की लड़ के मर रहे हैं अब, सिर्फ और सिर्फ ऑनली कुर्सी के लिए। ना अपना बाप का ख्याल है, ना मेरा है, ना बच्चों का है, ना पाकिस्तान का है, ना अवाम का। इन लोगों को इमरान खान है तो वो उसको कह दें आपके वो तकरीर करे कि नवाज शरीफ का नाम ना, वैसे तकरीर करे, उसको तकरीर करने नहीं आती। नवाज शरीफ साहब हैं तो वो भी उसकी टांगे खींच रहा है, वो उसकी टांगे। जरदारी साहब 5 साल बैठे, उसने कुछ ना किया। वो खुदा के लिए कम अज कम कश्मीर का सोच लें, फलस्तीन का सोच लें। अब वो जो अपने मुल्क लोगों को मार दिया गया सोच लें, लेकिन इनको अपनी कुर्सी का बड़ा होगा। लेकिन मुझे समझ ये, मुझे आप जवाब दें, ये क्यों कर रहे हैं ऐसे? और मीडिया जो आपके वो भी एक साइड ले रही है, इसलिए मैं बैठा हूँ सर, क्योंकि ये काम आसान है ना मेरे भाई, ये काम करने के लिए आसान है। मैं एक मुहावरे में आपको सुना दूं, जो आप बात कर रहे हैं ऐसे है कि जैसे कोई 5 लोग एक गाड़ी में सफर कर रहे हैं और गाड़ी मतलब रोड से उतरने वाली, गिरने वाली है, तबाह हो जाएगी, और वो इस बात पे बहस कर रहे हैं कि यार नहीं मेरे एक पसंदीदा रेडियो स्टेशन चलेगा इसमें। दैट इज लाइक, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं वाकया है। जी 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 सर, ओके अच्छा। एनीवे अकबर अली साहब हैं सवाद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे? बहुत बहुत शुक्रिया, आपका प्रोग्राम बहुत पसंद है। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अकबर भाई फरमाइए। हम फरमाएगा इंशाल्लाह। ये जो टीवी पे अटैक शो हो रही है, या आपकी तरफ से या जियो की तरफ से या दूसरा एयरवाई की तरफ से जी, तो ये तो सब सही का शो नहीं हो रहा है। ये इमरान खान साहब का बात सब सुन रही है कि किसी के ऊपर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं, उसके ऊपर केस भी चल रहे हैं, वो तहकीकात भी नहीं हो रहा है। सही ग्रुप भी बोल रहा है कि उन्होंने बहुत ऐलानात किया, उसके ऊपर एक के ऊपर भी उन्होंने अमल नहीं किया।
तो अभी वो क्या कर लेगा? अगर पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बन जाए तो वो पाकिस्तान के लिए क्या करेगा? अकबर भाई मेरे ख्याल में ये तो वोटर्स को जो खैबर पख्तूनख्वा के हैं या उन्हें डिसाइड करने दीजिए, क्योंकि उनकी सिर्फ अगर जो मेन पॉइंट यही दिया जाता है कि भाई इनको ट्राई नहीं किया हुआ, तो यही है, बाकी ट्राइड एंड टेस्टेड है, तो ये एक आर्गुमेंट बच जाती है। एक दो माह में समझ आ जाएगी कि क्या होना है और क्या नहीं होना। एक अफसोस की बात है कि वो हैदराबाद वाले भाई का फोन हमने थोड़ी जल्दी काट दिया। सही बात है उनसे लेकिन बात करके हम उनको बाकायदा जिस तरह वो कर रहे हैं ना, हमें शोकेस आबिद महमूद साहब। नहीं सर 20 सेकंड खत्म हो गया सर। अब कोई नहीं आबिद महमूद थे ना हैदराबाद। आबिद महमूद साहब, अच्छा हाँ, तो उनसे जरा उनके प्रोजेक्ट पे बात करेंगे। और कम्युनिटी, बिल्कुल कम्युनिटी अगर खुद करे तो बहुत अच्छा होता है। बहरहाल इस हफ्ते के लिए इजाज़त यहीं पर, और मंडे को दोबारा मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, खुदा। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहें। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।